वेलकम बैक। हरम काबा में दिल खराश वाक़या हुआ है और बहुत सारी शहादतें हो गई हैं, बहुत ही अंधोनाक सानिया है। इसका जिक्र प्रोग्राम में आगे चल के करेंगे। फ़िलहाल हम जिक्र करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान जस्टिस रिटायर्ड सरदार रज़ा खान की जानिब से ये दो टोक ऐलान कर दिया गया है कि तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, दूसरी सियासी जमातों का मुतालबा अपनी जगह, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चारों मेंबरान अपनी मुद्दत पूरी करेंगे, अपनी आइनी मुद्दत पूरी करेंगे और वो पूरी करने के बाद अगले साल वो अपने ओहदे से रिटायर होंगे। सियासी जमातों के मुतालबात के दबाव में इलेक्शन कमीशन के मेंबरान किसी सूरत में इस्तीफ़ा नहीं देंगे और इस नई सूरत हाल ने और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस अज़म ने ये बात अब अयां कर दी है कि अब आम मुतालबात से ये मसला हल नहीं होगा। इससे पहले जनाब इमरान खान ने कहा था कि वो 4 अक्टूबर को इस हवाले से एक बड़ा पॉलिटिकल एक्शन करेंगे, रैली निकालेंगे और उसके अलावा और बहुत बड़ा एक एहतजाजी प्रोग्राम भी उन्होंने तरतीब दिया है। ये अना का मसला है तहरीक इंसाफ के लिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, ख़ास तौर पे जनाब इमरान खान के लिए, और इसका इजहार उन्होंने बारहा कहा है। उन्होंने कहा है कि ये एक इसलिए भी बहुत अहम मामला है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की सन 2013 की कारकर्दगी हालिया इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के फैसले के नतीजे में सामने आ चुकी है। इन अराकीन की जो कारकर्दगी थी उस पर शदीद हर्फ आ चुका है, उस पर साया पड़ चुका है, इसलिए अब उन्हें अपने ओहदों से इस्तीफा दे देना चाहिए। और ख़ास तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि खुद क्या कहा इमरान खान साहब ने, हम आपको सुना देते हैं। 4 अक्टूबर को अगर तब तक इन्होंने ना रिजाइन किया, जिनके पास कोई अखलाकी जवाज नहीं है रहने का इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स को, अगर इन्होंने 4 तक रिजाइन ना किया, 4 को फिर मैं बताऊंगा कि आगे हम क्या करने जा रहे हैं। जनाब इमरान खान आगे क्या करने जा रहे हैं ये हम पूछते हैं। हमारे साथ एक बार फिर मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुमताज़ सीनियर रहनुमा जनाब जहांगीर खान तरीन। बहुत बहुत शुक्रिया जहांगीर तरीन साहब। 4 अक्टूबर को फिर क्या बताएंगे, क्योंकि अब ये बात तो तय हो गई कि इस्तीफे तो नहीं आ रहे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आपके इस मुतालबे को मुस्तरद कर दिया क्योंकि इन तमाम हजरात की आईनी मुद्दत है और वो आपके मुतालबे के तहत घर नहीं जा रहे। देखें, जो 4 तारीख के आगे हम करने जा रहे हैं वो तो इंशाल्लाह 4 तारीख को ही खान साहब बताएंगे। कबल अज़ वक्त तो मैं नहीं बताऊंगा आपको, ना हमें किसी को अभी कहना चाहिए। 4 अक्टूबर की मियाद इनको दी है। मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि ये बड़ी अफसोस की बात है कि ये 4 जो मेंबर्स हैं इन्होंने इस तरह की रवैया रखा है। देखें, कौम ने इनको मुस्तरद कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, पीपल पार्टी ने, जो कि असेंबली में 2 बड़ी जमातें हैं, इन्होंने मुतफ़क्का तौर पर इनको रिजेक्ट कर दिया है कि इनका रोल मुतनाज़ है, इनके पीछे कोई भी इलेक्शन जो है उसके अंदर शक व शुबा हमेशा रह जाएंगे। और इसके अलावा भी इलेक्शन कमीशन ने बड़े फैसले करने होते हैं जिसमें इन मेंबर्स की वोट होता है। अब मैं आपको एक छोटा सा अर्ज कर दूं कि ये कितना बड़ा मसला है हमारे लिए। आप ये इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स ने फैसले दिए, 3 हैट्रिक हुई हमारी, तीनों हम जीते। उसके बाद से नून के वजीरों ने इनके ऊपर तनकीद की, इन जजेस के ऊपर तनकीद की, और उसके बाद इनकी मियाद में जो तौसी हो सकती थी 30 सितंबर को, 31 अगस्त को, वो नहीं की गई। 4 दफ़ा पहले तौसी की मगर 5वीं दफ़ा नहीं की। जैसे ही इन्होंने ये फैसले दिए नहीं की, हमने जाके फिर एहतजाज किया। इमरान खान साहब और हम लोग गए, हम चीफ इलेक्शन कमीशन से और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन से मिले। हमने कहा जी देखें, हमारे 2-3 बड़े अहम केस हैं, 118 का, NA 128 का और एक और, जो बिल्कुल फाइनल आर्गूमेंट्स में हैं, इन्हीं जजेस के पास मौजूद हैं, और इसको अगर आप महीना या 1.5 महीने की तौसीह कर देंगे इनकी मुद्दत को, मियाद को, तो ये फैसले हो जाएंगे। मगर उन्होंने, अच्छा ये भी आपको बता दूं, मुझे पता लगा है कि इलेक्शन कमीशन ने, ब्यूरोक्रेसी ने ये बाकायदा फाइल पुटअप की कमिश्नर्स को, मेंबर्स को, और मेंबर्स ने रिजेक्ट कर दी। उन्होंने कहा इनको हम तौसीह नहीं देंगे, हम नए सेशन जज लेके आएंगे। मैं पूछना चाहता हूं इनसे कि ये क्यों किया इन्होंने। यही वो फैसले हैं जिनकी वजह से इनको रिजेक्ट किया गया। और अब नए सेशन जज का मतलब ये है कि वो ढूंढेंगे, फिर वो आएंगे, फिर उनकी कॉन्ट्रैक्ट होगा, हम 5-6 महीने ये केस जो है सख्त खाने में फिर भी अब तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिन पे आपको एतमाद है, उन्होंने फैसले का ऐलान किया है कि आपका मुतालबा नाजायज़ है और ये नाकाबिल कबूल है आपके लिए, आपका मुतालबा भी और पीपल्स पार्टी का भी ये मुतालबा। तो अब आप ये बराह रास्त टकराव के लिए जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन से, और ये फिर एक नया बहरान पैदा होने जा रहा है। जी कमरान भाई, अगर तो ये टकराव करना चाहते हैं हम टकरेंगे इनसे,
क्योंकि हमारा ये आईनी हक है कि हम इंसाफ मांगें। हम इनसे मांग क्या रहे हैं? हम तो इंसाफ मांग रहे हैं। ट्राइब्यूनल के फैसले ने इनको एक्सपोज कर दिया है। जुडिशल कमीशन जो इंक्वायरी कमीशन थी उसकी रिपोर्ट ने इनको बुरी तरह से एक्सपोज कर दिया है। हमने इनको खत लिखा कि भाई आप लोग ये चीज़ें जो हुई हैं, जो पॉइंट आउट हुई हैं, जिनकी निशानदेही की गई है, उनके बारे में आप हमें बताएं, आप क्या एक्शन ले रहे हैं, आप लोगों को कसूरवार ठहरा रहे हैं, आप ही जवाब है, आपके पास कानूनी हक है उनके ऊपर आप केसेस करें। हमें जवाब में कहते हैं कि जी हम आपके जवाब दे नहीं है। भाई अगर आप पाकिस्तानी अवाम के जवाब दे नहीं है तो आप किसके जवाब दें? आप हैं कौन? आप कहते हैं हमें आईनी हम इदारा हैं। और भाई आइन तो अवाम का आइन होता है और हम अवाम को रिप्रेजेंट करते हैं। 8 करोड़ लोगों ने हमें, 80 लाख लोगों ने हमें वोट दिया, पीपल्स पार्टी को वोट मिले, सिंध में उनकी हुकूमत है, केपी में हमारी हुकूमत है, तो ये जवाब दे ही नहीं है किसी को। आइन का ये मतलब नहीं है कि ये अगर आइनी इदारा है तो ये किसी को जवाब दे नहीं है। हमें बड़ा अफसोस हुआ इस बयान के ऊपर और ये कौम के लिए एक लम्हा फिक्रिया है कि अगर इस तरह के लोग जो आइनी इदारों में बैठे हैं टेन्योर पोस्ट के ऊपर, अगर वो बिल्कुल ही इस तरह का रवैया रखें कि वो आवाम को भी जवाब दे नहीं है तो उनका क्या किया जाए? एक जुडिशल कमीशन का रास्ता है, मगर वो रास्ता जो है वो इतना हम नहीं समझते कि वो हमें वहाँ जाएंगे तो हम जिस तरह से जिस तरह से हम चाहते हैं अपना केस पोर्ट करना, हमारी बात सुनी जाएगी। तो ये हम इनके ऊपर इखलाकी तमाम प्रेशर डाल रहे हैं। इनसे हमने रिक्वेस्ट भी की है, इनको हमने समझाया भी है, मगर ये ऐसे जिद में बैठे हैं कि पता नहीं अपनी मराद की खातिर बैठे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब जहांगीर खान तरीन हमारे साथ थे। कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे दिल खराश हादसा, दिल खराश वाक़या हरम काबा में हुआ है, जहाँ पर शहादतों की इत्तलात है और बहुत बड़ी तादाद में। कमर्शियल ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो वहाँ से ताज़ा तरीन सूरत हाल लेते हैं और आपको आगाह करते हैं वक्फे के बाद। वेलकम बैक। इंतहाई दिल खराश वाक़या हुआ है, मक्का मुकर्रमा से खबर हुई है और वाक़या हुआ है हरम काबा में, जहाँ पे तामीराती काम करने वाली एक बड़ी क्रेन गिर गई है। इतलात के मुताबिक तेज़ हवाएं चल रही थी, आंधी का समा था जब ये क्रेन बेकाबू हुई और नीचे गिर गई। और इतलात के मुताबिक बड़ी तादाद में इस वक्त, क्योंकि हरम में इसके अतराफ़ में हाजी मौजूद हैं, हज से तकरीबन 9 रोज़ कबल ये बहुत बड़ा अंधोनाक वाक़या हुआ है, जिसमें इतलात के मुताबिक दर्जनों लोग शहीद हो चुके हैं। और इसी दौरान जो इतलात हैं उसमें बताया गया है कि सैकड़ों लोग इस वाक़े में ज़ख्मी हुए हैं मक्का मुकर्रमा में। और इतलात के मुताबिक जद्दा तक के हॉस्पिटल्स में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, रेस्क्यू सर्विसेज अपना काम कर रही हैं और इस वक्त जो कैफियत है हरम में और उसके अतराफ़ में, उसमें एमरजेंसी नाफिज है हर तरफ। और सूरत हाल मुकम्मल तौर पर अभी इसको हम नहीं कह सकते कि कंट्रोल में है। इतलात के मुताबिक ज़ख्मियों को अब भी मुंतकिल किया जा रहा है। और ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए हम जद्दा जाएंगे, जहाँ पर हमारे साथ मौजूद है अरब न्यूज़ से वाबस्ता मुमताज़ सीनियर सहाफ़ी, सीनियर एडिटर जनाब सिराज वहाब। बहुत बहुत शुक्रिया सिराज वहाब साहब। पहले तो ये फरमाइएगा कि ये हादसे का मकाम क्या है? कुछ हमें एग्जैक्ट पता है कि किस जगह ये वाक़या हुआ है हरम में? देखिए, हरम जो है, जो लोग हरम की टोपोग्राफी से वाकिफ हैं, एक तो वो रास्ता है जो जद्दा से जाता है मक्का की तरफ, और जो हरम के करीब आप आते हैं तो इसको शारे इब्राहिम खलील कहा जाता है, इब्राहिम खलील स्ट्रीट। और इस रास्ते से जो लोग जाते हैं वो हरम की जो है बाब मक्का यानी बाब शाह फहद यानी किंग फहद गेट से लोग जाते हैं। और एक दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री पॉइंट है, वो है किंग अब्दुल अजीज गेट यानी बाब अब्दुल अजीज। लेकिन इसके पीछे वाला जो इलाका है, जो सफा मरवा है, जहाँ पे सही की जाती है, वो इलाका जो है वहां पर ये क्रेन थी, यानी उसके बैक साइड से। यानी अगर आप हरम को अगर देख रहे हैं और काबतुल्लाह को अगर आप देख रहे हैं तो जहां मकाम इब्राहिम है उसके बैक साइड पे जो है ये क्रेन थी, और वहां पर ये उस साइड जो है ये क्रेन गिरी है। यानी मकाम इब्राहिम के बैक साइड पे, अगर आप मकाम इब्राहिम के ऊपर खड़े हैं, अगर मकाम इब्राहिम पे अगर आप है तो आपकी पीठ के पीछे जो है ये क्रेन थी और वहां से वो गिरी है। मतलब मकाम इब्राहिम के पुश्त पर
جو علاقہ ہے اس میں گری ہے، مگر وہ علاقہ تعمیر شدہ تھا یا وہاں پہ تو ابھی تعمیر ہو رہی تھی، اس لیے پیچھے ایک نیم تعمیر شدہ عمارت حرم کی موجود ہے نا؟ جی جی بالکل، وہ مکمل نہیں ہوئی ہے، وہ ایکسپینشن ورک وہاں پہ ابھی جاری و ساری تھا، اسی لیے وہاں پہ کرینیں لگی ہوئی تھی، لیکن دوسری جو حرم کی یعنی دوسرا جو سرکولر ایریا ہے وہاں پر یہ تعمیری کام مکمل ہو چکا تھا، لیکن وہاں پر جو ہے ابھی انڈر کنسٹرکشن وہ ایریا تھا اور وہ بلڈنگز کے لیے آف لیمٹ تھا۔ لیکن اگر آپ یہ تصویریں دیکھتے ہیں حرم کی تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ایک موبائل ٹائپ ایک اسٹرکچر بیچ میں کھڑا کیا گیا ہے، یہ عارضی طور پہ کھڑا کیا گیا تھا اس لیے کہ وہ لوگ جو ویل چیئر پہ ہوتے ہیں اور وہ لوگ جو ضعیف ہوتے ہیں ان کے بات کرنے کے لیے یہ پچھلے رمضانوں میں بلکہ اس سے لاسٹ ایئر بھی جو ہے لگائی گئی تھی۔ یہ ایک میٹالک اسٹرکچر ہے جس کے 2 فلورز ہیں اور جس سے جو ہے یہ عموماً جو ہے ضعیف لوگ حضرات ضعیف حاجی اور جو ویل چیئر پہ ہوتے ہیں وہ لوگ اس پہ جاتے ہیں۔ تو وہ جو کرین گری ہے اس سائڈ سے مقام ابراہیم کے پشت سے جیسے آپ نے کہا ہے، تو وہ کرین آ کے اس کا ایک حصہ اس موبائل اسٹرکچر پہ آ گرا ہے۔ اچھا مطلب یہ ہے سراج صاحب کہ یہ دراصل اس اسٹرکچر پہ گرا ہے جو کہ کعبۃ اللہ کے اطراف میں گھومتا ہے، جس میں ویل چیئرز اور اس پہ اوپر لوگ طواف کر رہے ہوتے ہیں، تو جس وقت یہ گری ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اس اسٹرکچر پہ طواف کر رہے تھے اور اس کے گرنے کے ساتھ یہ اسٹرکچر نیچے گرا ہے حاجیوں کے ساتھ، ایسے ہی ہوا ہے؟ بالکل، اس کے ساتھ اس کا بڑا حصہ، اس اسٹرکچر کا بڑا حصہ جو ہے وہ بھی گرا ہے اور اس کے گرنے سے اس کی جو پیچھے کی جو بلڈنگ کا جو ایک پرٹیکولر حصہ تھا جو سیمنٹ بلاک کا کانکریٹ کا جو حصہ ہے وہ بھی گرا ہے اور یہ میٹالک اسٹرکچر بھی جو ہے اس میں شگاف پڑ گئی اور اس کے اوپر جو لوگ جو طواف وغیرہ کرتے وہ بھی نیچے گرے اور جو لوگ نیچے جو ہے چونکہ وہ اوپن ایریا ہے، جو مطاف کا جو اوپن ایریا کہلاتا ہے اس وہ بھی کھچاکھچ بھرا ہوا ہوتا ہے ہر وقت اور اسپیشلی مغرب کے وقت بہت کھچاکھچ بھرا ہوا تھا۔ آج اس وقت بڑی عجیب صورتحال تھی یہاں مکہ میں اور جدہ میں بھی کہ بڑی تیز ہوائیں اثر کے بعد سے چلنے لگی اور گرد و غبار تھا، بہت تیز ہوائیں چلنے لگی، بالکل لوگ یہ کہتے ہیں کہ بالکل ایک شیطانی ہوا جو ہے چل رہی تھی اور اس کے بعد سے اس میں کئی ساری چیزیں زد میں آ رہی تھی اور 10 منٹ یا 15 منٹ تک یہ ہوائیں بہت تیز چلتی رہی اور اس کے بعد فوراً ہی موسلادھار بارش شروع ہو گئی اور یہ بارش کے بعد جو ہے یہ جو کرین آ کے گر گئی ہے تو جس کی وجہ سے ایک بڑا عجیب معاملہ۔ اچھا سراج صاحب یہ واقعہ جو ہوا ہے یہ مغرب سے ذرا قبل ہوا ہے کیا؟ مغرب کے وقت ہوا ہے، بالکل مغرب کے وقت ہوا ہے، بالکل اچھا مغرب سے جب قبل بالکل آپ ہی کہیں گے مغرب کا وقت تھا جب یہ بارش وغیرہ ہو رہی تھی۔ یہ وہ وقت ہے جس وقت حجاج جو ہے پوری کثرت سے جو ہے وہ حرم شریف میں موجود ہوتا ہے، اس لیے کہ عموماً لوگ جو ہے چونکہ آج جمعہ تھا، جمعہ کی لوگ نماز پڑھ کے اپنے اپنے گھر چلے گئے تھے اور عموماً اثر وہ اپنے اطراف جہاں بھی جیسے جو حاجی عزیزیہ علاقے میں ہے جو حرم سے تھوڑی دور ہے وہ وہاں پر اپنی جو ہے انہوں نے اثر کی نماز ادا کی اگر وہ حرم شریف میں نہیں آئے تو، لیکن تمام سارے حاجی جو ہے مغرب میں حرم میں اس لیے آ جاتے ہیں کہ وہ عشاء بھی وہاں پہ پڑھ سکے اور عبادت کر کے پھر وہ اپنے گھر کو لوٹتے ہیں۔ اچھا سراج صاحب اب اس نقصان کی کیفیت بتائیے گا، زخمیوں کی اور جو شہید ہو گئے بیچارے حجاج، کیا فگرز وغیرہ ہیں؟ ابھی اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے، ہاسپٹلز کی کیا سچویشن ہے، کچھ اس کے بارے میں ہمیں بتائیے، اور نیشنلٹیز کا ابھی کوئی ڈٹرمن ہوا ہے کہ کون لوگ زیادہ اس میں وکٹم ہیں، کیا ہے؟ کمل صاحب دیکھیے میں اس میں تو اس لیے کہ فیکٹس ابھی ہمارے پاس کہیں نہیں، لیکن جو آفیشل اطلاعات جو آفیشل فگر یہاں پر ریلیز ہوا ہے اس میں 65 جو ہے حاجی وہ شہید ہو گئے ہیں اور 154 جو ہے حاجی وہ بری طرح سے زخمی ہے اور مختلف ہاسپٹلز میں ان کو لے جایا گیا ہے۔ میں بتا دوں چونکہ اتنی تیز بارش ہوئی تھی اس سے مکہ کے کئی ساری اسٹریٹس میں جو ہے پانی ابھی بھی بھرا ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے اور اس کے وجہ سے جو ایمرجنسی ایمبولینس سروسز وغیرہ جو کام کر رہی تھی وہ بھی کافی متاثر ہوئی۔ میں یہ بھی بتا دوں کہ مکہ کے اندرون یہاں پہ یہ جو مسجد ہے حرم شریف اس کے اندر جو ہے کوئی ویہیکولر ٹریفک کے لیے اجازت نہیں ہوتی نمازوں کے وقت،
नमाज के आधे घंटे के बाद ये वेहिकुलर ट्रैफिक को जो है वो खोल दिया जाता है, लेकिन उससे पहले ये बिल्कुल, लेकिन ये कि चूंकि पानी जो है भरा हुआ था, उससे इमरजेंसी में रेस्क्यू सर्विसेज में काफी दुश्वारी आई, नंबर एक। नंबर दो, वहां पर चूंकि इतने सारे लोग थे, जाहिर है वहां पे इमरजेंसी एग्जिस्ट भी है, लेकिन होता यह है कि जैसे हाजी यानी सिक्योरिटी फोर्सेस हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हाजियों से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो जो रास्ता काबतुल्लाह की तरफ जाता है मस्जिद से होकर, कि वो पैसेज को जो है खाली रखें। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। सिराज वहाब साहब हमारे साथ थे। इंतहाई दिलखराश वाकया, बहुत बड़ी ट्रेजिडी काबतुल्लाह में हुई है और अभी तक हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि कितने लोग शहीद हुए हैं। दर्जनों लोग शहीद हो चुके हैं, सैकड़ों जख्मी हैं। बहुत बड़ा वाकया है और इस वाक़े के साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। सैटरडे संडे की हफ्तावार तातील के बाद पीर को आपसे फिर मुलाकात होगी। पीर तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।